मैं हूं आदिल मलिक, आपका मेज़बान। इस शो में जो आपके लिए पेश किया जाता है हर सैटरडे के दोपहर 4 बजे से 5 बजे तक। नाज़रीन, इस शो में हम आपकी लाइव कॉल्स लेते हैं और इमिग्रेशन से मुतल्लिक़ मामलात पर आपको एडवाइस करते हैं। अगर आपको या आपके किसी चाहने वाले को किसी किस्म का कोई इमिग्रेशन मसला दरपेश है तो बिल्कुल प्रोग्राम में फ़ोन करके लाइव एडवाइस ले सकते हैं। नाज़रीन, हमेशा की तरह इस बार भी हमारा प्रोग्राम शुरू होने से पहले बेशुमार कॉल्स हमारे लाइन पर इंतजार करें। हम बिना वक्त ज़ाया किए हुए कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं और आज बढ़ते हैं आज के पहले कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे दो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने हैं। जी। एक ये कि मेरी फ्रेंड है, वो डिसेबल है, तो वो शादी करने के लिए पाकिस्तान नहीं जा सकती, तो वो वहाँ से किसी को फैंसी वीजा पे यहाँ पे बुलाना चाहती है, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चाहिए उनको बुलाने के लिए। और दूसरा ये कि मैं ब्रिटिश हूँ और बच्चों के पास इंडेफिनेट है। अभी स्ट्रेट वे उनका पासपोर्ट अप्लाई कर सकती हूँ या इंडेफिनेट के बाद पहले उनकी नेशनैलिटी अप्लाई करना पड़ेगी और फिर पासपोर्ट अप्लाई करना पड़ेगा। मुझे बताएं, आपके बच्चों की बात यहीं पे हुई थी या किधर हुई थी? और यहीं पे बर्थ हुई थी। यहीं पे बर्थ हुई थी और अभी उनके पास इंडेफिनेट है? जी, इंडेफिनेट है बच्चों के पास। जी, और मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट। ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। जहाँ तक आपके बच्चों का ताल्लुक है तो बिल्कुल वो स्टेट वे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जब उनको वो एज आ रजिस्टर हो जाएंगे ब्रिटिश नेशनल, उसके बाद वो ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनको 1 साल वेट करने की नहीं ज़रूरत होगी। जहाँ तक आपकी फ्रेंड का ताल्लुक है तो बिल्कुल अगर वो पाकिस्तान नहीं जा सकती तो वो अपने फियांसे को यहाँ पे फियांसे वीज़े के ऊपर बुला सकती हैं और यहाँ पे फिर 6 माह के अंदर अंदर वो अपनी शादी यहाँ पे रजिस्टर करें। उसके बाद जो उनका स्पाउस होगा या जो उनके हस्बैंड होंगे वो यहाँ से फर्दर स्पाउस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको भी बताता चलूँ, साथ में नाज़रीन को भी बताता चलूँ, जो 18,600 वाले जो रिक्वायरमेंट होती है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, वो एग्जाम्प्ट होती है अगर कोई बंदा डिसेबल हो। अगर किसी को डिसेबिलिटी अलाउंस मिलता हो तो उनको सिर्फ यही होम ऑफिस को सेटिस्फाई करना पड़ता है कि उनके पास इतना मेंटेनेंस है कि वो अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को यहाँ पे अकोमोडेट और मेंटेन करेंगे। तो बिल्कुल अगर वो अपनी फियांसे को यहाँ पे फियांसे वीज़े के लिए बुलाना चाहती हैं तो बेहतर है वो किसी अच्छे से वकील के पास चले जाए, वो उनको लिस्ट दे देंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उन्हें तैयार करने, उसके बाद वो स्पॉन्सर कर सकती हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी हेलो। जी फरमाएं। हेलो जी, आवाज नहीं आ रही क्या आपकी? हेलो, आप अपना सवाल पूछे, मैं आपको टीवी एडवाइस करूंगा। जी, टीवी की आवाज बंद है जी। हेलो जी फरमाएं। जी, मैं ये बता रहा, मेरे एक दोस्त है जी, उनको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल गया है। ठीक। और वो जो है तो उनके पास अब ये है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है और ब्रिटिश भी, तो क्या इनको पाकिस्तानी पासपोर्ट विड्रॉ करना पड़ेगा पाकिस्तान जाने के लिए या ये दोनों रख सकते हैं? और जब जाए तो किस पे स्टैंप लगवानी चाहिए जी? ठीक था जी, जरा इसके बारे में प्लीज थोड़ा बता दीजिएगा। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल देखें, क्योंकि वो पाकिस्तानी नेशनल है तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ड्यूल नेशनलिटी पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो वो दोनों पासपोर्ट रख सकते हैं। जब यहाँ से वो ट्रैवल करना चाहें तो बिल्कुल वो अपने ब्रिटिश पासपोर्ट के ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। पाकिस्तान जब पहुँचे वहाँ पे एयरपोर्ट पर अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएं या पाकिस्तानी पासपोर्ट बताएं, उनको वहाँ पर एंट्री मिल जाएगी। वापस आते हुए वो अपना ब्रिटिश पासपोर्ट लेके आए, यहाँ पे एयरपोर्ट पर उनको एंट्री मिल जाएगी। बाज़ औक़ात कुछ कंट्रीज होते हैं जिनको ड्यूल नेशनलिटी के ऊपर प्रॉब्लम होता है, जिस तरह अमेरिका है उनको प्रॉब्लम होता है, इंडिया है उनको प्रॉब्लम होता है, मगर पाकिस्तान में ड्यूल नेशनलिटी अलाउ है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मैंने भी ILR अप्लाई कर रहा है इसी महीने में, तो हम लोग चाइल्ड टैक्स क्रेडिट लेते रहे हैं, तो अभी तो मैं फुल टाइम काम मैंने करना शुरू कर दिया तकरीबन एक पूरे महीने से। पर मैंने ये बेनिफिट्स वालों को नहीं अभी तक बताया कि मैं अभी फुल टाइम काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सुना है वर्किंग टैक्स क्रेडिट भी देना शुरू कर देते हैं कोई, या फिर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस सिलसिले में सर, वो जब मैंने 1 डे सर्विस ली है, तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर कि आपने इतला क्यों नहीं, उन लोगों को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि आप फुल टाइम कर रहे हैं, या इस बेस को लेके मुझे कोई प्रॉब्लम हो सकती है? मुझे इस बारे में प्लीज बताइएगा मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल इमिग्रेशन ऑफिसर इस मतलब का आपको नहीं पूछेंगे कि इधर आपने बेनिफिट वालों को ये डिक्लेयर किया या नहीं किया,
उनका काम यह है कि वो आपकी एप्लीकेशन असेस करेंगे। उनका काम है कि वो देखेंगे कि पिछले 2 साल से आप अपनी वाइफ के साथ रह रहे नहीं रह रहे। उनका काम है कि देखना कि आपका रिलेशनशिप जेन्युइन है नहीं है। उनका काम देखना ये है कि इधर आपने पिछले 2 साल में अपने आप को अकोमोडेट मेंटेन किया है और आइंदा आने वाले अरसे में अपने आप को अकोमोडेट मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं। अगर तो इमिग्रेशन ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाते हैं इन 3 मेन कंडीशन से, वो आपकी एप्लीकेशन उसी टाइम अप्रूव कर देंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स उसी टाइम वापस देंगे और आपका जो BRP इंडेफिनिट वाला जो कार्ड है वो हफ्ते के अंदर अंदर आपको घर के एड्रेस पे मिल जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी जी फरमाएं। हेलो जी हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक्चुअली मुझे एक सवाल पूछना था अपने कजन के लिए। मेरे कजन ने यहाँ असाइलम डाला था 2012 में। ठीक। तो उनको डिटेन कर दिया था, उसके बाद उनको जज ने रिलीज कर दिया था। ठीक। तो वो 1.5 साल से साइनों पे हैं अभी तक के। ठीक। और उनकी रिफ्यूज हो गया था सब जीतना था, तो अभी वो 1.5 साल से साइन कर रहे हैं। तो एक्चुअली अभी वो वकील के पास गए थे कि वो केस को अपना एप्लीकेशन भिजवाने के लिए, लेकिन केस वकील ने पहले बोला ठीक है हम भिजवा देते हैं, फिर उसके बाद उसने क्या नाम है बोला कि आप दोबारा असाइलम क्लेम कर दें। ठीक। तो इसके ऊपर वो कंफ्यूजन हो रही है कि क्या करना चाहिए। फर्दर एप्लीकेशन कर देना चाहिए या असाइलम करनी चाहिए दोबारा। ठीक ठीक है बिल्कुल। अब मैं एग्जैक्टली तो आपको नहीं बता सकता क्योंकि मुझे उनके केस का नहीं पता कि वो कब आए थे, फैमिली है नहीं है, असाइलम किस ग्राउंड पे रिफ्यूज हुआ, इधर कोई अपील का राइट मिला था नहीं मिला था, हाई कोर्ट में गए नहीं गए। तो उसके लिए तो बेहतर ऑप्शन है वो अपना सारा का सारा जो फाइल है, इंटरव्यू का रिकॉर्ड है, वो किसी अच्छे से वकील को जाके देखें। वो देख के बताएंगे कि इधर उनके अभी कोई चांसेस बनते हैं नहीं। अगर तो चांसेस असाइलम के बनते तो फिर कितने % चांसेस होंगे, या फिर अगर कोई और ऑप्शन है ह्यूमन राइट्स के अंदर एप्लीकेशन लगा सकते हैं उसमें कितने % चांसेस होंगे। तो बेहतर है सारा फाइल किसी अच्छे से वकील को दिखाएं, वो देख के बाद आपको ओपिनियन देगा। मगर मेरी ओपिनियन से वो एप्लीकेशन तो लगा सकते हैं आर्टिकुलेट के बेसिस के ऊपर। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम अरशद है, मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ। मैं यूरोपियन लड़की है उसके साथ 2 साल से रह रहा था कंटिन्यूसली। लास्ट मंथ मेरी शादी हुई है उसके साथ। अभी अगर वो ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना है उसने, तो उसकी क्या प्रोसीजर है, क्या टाइम लिमिट है उसकी? वो ऑलरेडी 2 इयर्स मेरे साथ है और उन्हें यहाँ पे काम किया 2 साल के नहीं किया, उसके लिए क्या टाइम लिमिट है? और दूसरी बात ये कि हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं दुबई मूव करने के लिए, तो उस केस में किस तरह ये ब्रिटिश सिटीजनशिप अप्लाई करेगी? तो इन दोनों का अगर आंसर आप दे रहे हैं प्लीज। ठीक है। लिसन टू यू ऑन द टीवी। ठीक, थैंक यू। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात देखें वो यूरोपियन नेशनल है तो वो इमिग्रेशन कंट्रोल से एग्जाम्प्ट हैं। वो यहाँ पे जितना अर्सा मर्जी आके रहें, जब चाहे मर्जी आए जाएं, होम ऑफिस वाले उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा नहीं सकते। तो अगर तो कोई बंदा या कोई यूरोपियन नेशनल ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो मस्ट है कि वो इधर 5 साल तक रहे और 5 साल तक अपने यहाँ पे वो TT राइट एक्सरसाइज करे। तो आप TT राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर कोई बंदा इधर काम करता है तो वो अपने में TT राइट एक्सरसाइज कर रहा है। अगर कोई बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड है या किसी कंपनी में काम करता है, अगर कोई स्टूडेंट है वो TT राइट एक्सरसाइज करते हैं। इसके अलावा अगर कोई बंदा फाइनेंशियली स्टेबल है और यहाँ पे 5 साल से रह रहे तो वो भी अपने TT राइट एक्सरसाइज कर सकता है। तो क्योंकि आपकी वाइफ को सिर्फ आए हुए 2 साल हुए हैं और मुझे ये भी नहीं पता इन 2 सालों में उन्होंने अपने TT राइट एक्सरसाइज किए या नहीं किए, तो बहरहाल नेशनलिटी को उनको 5 साल तक इधर रहना पड़ता है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी हेलो जी फरमाएं। जी सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम सलाम। जी भाई जी मैंने आपसे पूछना था, मैं 2009 में यहाँ पे स्टूडेंट वीजे पे आया था। ठीक। तो उसके बाद मैं फिर और स्टे हो गया था, फिर मैंने यहाँ पे मैरिज कर ली थी। ठीक। तो उस टाइम जिस टाइम मैंने मैरिज की थी उस लड़की के पास इंडेफिनेट नहीं थी, तो बाद में उसको इंडेफिनेट मिल गया था। मैरिज भी मेरी रजिस्टर है तो बच्चा भी हो गया था मेरा यहाँ पे। अच्छा। तो मैंने उसके ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो केस डाला तो वो होम ऑफिस ने रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने बोला था भाई क्योंकि आपका बच्चा भी ब्रिटिश सिटीजन नहीं है, तो मैंने उसका लास्ट वीक वो करवा लिया था, ब्रिटिश पासपोर्ट आ गया था उसका बनने का बच्चों का। ठीक। तो उसके बाद अब मेरी वाइफ सेपरेट हो रही है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं बच्चे के बेस पे केस डाल सकता हूँ? क्या प्रोसीजर होगा उसका? जी थैंक यू आपका बहुत बहुत।
ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अगर तो आप अपनी वाइफ से सेपरेट हो रहे फिर भी आपके पास ऑप्शन होती है कि आप बच्चे के बेस के ऊपर अपना केस लगा सके, तो बिल्कुल आपको चाहिए कि फ़ौरन से पहले किसी अच्छे से वकील से जाके मिलें, उनको अपना सारा बात बताएं कि कब आए थे ह्यूमन राइट्स पे, कब एप्लीकेशन रिफ्यूज हुई, कोई आईडी की अपील की नहीं की, अभी आप दोनों साथ रहते हैं, सेपरेट हो गए, बच्चा किसके पास है। तो अगर तो आप सेपरेट हो गए और बच्चा आपकी वाइफ के पास है तो फिर आप कोर्ट में जाएं, कॉन्टैक्ट ऑर्डर के लिए अप्लाई करें, उसके बेसिस पे होम ऑफिस में अप्लाई करें, तो फिर होम ऑफिस वाले यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लीव देंगे इस ग्राउंड के ऊपर कि एक तो आपके पास आपका बच्चा ब्रिटिश है, दूसरा आपके पास कॉन्टैक्ट ऑर्डर है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़िम बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मुझे बेसिकली 2 क्वेश्चन पूछने थे। एक तो ये कि मैंने यहाँ साइलेंट किया हुआ है, ठीक है, तो उसमें मैंने एक एक्सीडेंट शो किया था, ठीक, कि मेरा यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, तो वो मैंने ऐसे शो किया हुआ था कि मुझे यहाँ पे टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन अब मैं वो एक्सीडेंट क्लेम करना चाहता हूँ, ठीक, तो वो थोड़ा सा बयान में डिफरेंट होगा, यानी कि इधर कुछ और बताना पड़ेगा, तो वो क्या कहते हैं मेरे केस पे इफेक्ट तो नहीं होगा? ठीक, एक तो मुझे ये पूछना था, और दूसरा ये मुझे दोस्त के बारे में पता करना था, वो फिलहाल स्पेन में है, उसने वहाँ पे शादी की हुई है, उसके पास 5 साल का स्पेनिश कार्ड है, ठीक, वो यहाँ पे यूके विदाउट वीजा आ सकता है या विद वीजा उसको यहाँ पे एंट्री मिलेगी? और अगर विद वीजा मिलेगी तो उसकी थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट्स प्लीज बता दें। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जहाँ तक आपके फ्रेंड का ताल्लुक है तो नहीं जी, उनको वीज़ा लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे वो विदाउट वीज़ा नहीं आ सकते। तो अगर वीज़ा लेंगे तो 2 ऑप्शन उनके पास मौजूद है, एक तो वहाँ पे से वो टूरिस्ट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर उनकी जो वाइफ है वो यहाँ पे काम कर रही है तो वो फैमिली मेम्बर के तौर पे भी बुला सकती हैं। तो जहाँ तक आपके केस का ताल्लुक है तो आपने गलत किया कि आपने गलत स्टेटमेंट होम ऑफिस को दी, और अब ये आप सिविल कोर्ट में जो क्लेम करेंगे उधर गलत स्टेटमेंट देंगे। तो बहरहाल इसमें मैं कोई स्पेसिफिक एडवाइस नहीं कर सकता, मगर ये होता है कि अगर आप क्लेम करते हैं एक्सीडेंट का तो वो सिविल केस होता है, वो सिविल कोर्ट में होता है, उनका होम ऑफिस से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़िम बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी जी फरमाइए। जी हेलो। एक्चुअली मेरी एक दोस्त है, उसके पास इंडेफिनेट है, ठीक, उसने यहाँ पर है ना एक स्टूडेंट से शादी की है, ठीक, तो उसको यानी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी जो कि वो अपने हस्बैंड का केस यानी कि कर सके? और उनकी शादी अभी रजिस्टर हो गई है? शादी रजिस्टर्ड हो गई है शादी, और है ना उसके हस्बैंड के पास वीजा भी है अभी। ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अगर तो शादी रजिस्टर हो गई है तो उनको जो बुनियादी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करनी है तो वो यही करनी है कि वो काम कर रही है और उनकी जो इनकम है सालाना वो 18,600 से ज्यादा है, तो उसके लिए बुनियादी तौर पे 6 माह की पे स्लिप चाहिए होती है, 6 माह की बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए होती हैं, जो 6 मंथ्स की पे स्लिप्स है उनमें जो मंथली इनकम है वो 1550 पाउंड होनी चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़िम बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो। हेलो जी। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम महेश है, मैं इंडियन नेशनल हूँ, ठीक, और मैं यहाँ पे जनवरी 2010 पे आया था, ठीक, ऑन इंट्रा कंपनी ट्रांसफर वीजा, ठीक, वो वैलिड था जनवरी 2012 तक, ठीक, फिर दिसंबर 2011 में हमने टियर 2 जनरल माइग्रेंट के लिए स्विच किया, ठीक, तो उसके लिए इंडिया जाके फिर अप्लाई किया एंड वी गॉट द वीजा दैट इज वैलिड अनटिल 14th of January 2015। ठीक, तो मेरे को ये पूछना था कि when are we going to be eligible for ILR? ठीक, और मुझे ये बताएं जो आपको टायर 2 जनरल जब वीजा स्टैंप हुआ था आपके पासपोर्ट पे, तो इंट्रा कंपनी वीजा जो वीजा था वो स्टिल वैलिड था या वो खत्म हो गया था? नहीं, वो वीजा वैलिड था, वो वीजा वैलिड था अप टू 2012 फरवरी तक का, और हमको जो टियर 2 जनरल मिला वो दिसंबर 2011 पे मिला। ठीक, और कंपनी दोनों एक ही कंपनी थी थ्रू? हाँ, सेम, इनफैक्ट आई वर्क फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, आपका जो 5 साल का पीरियड होता है वो 2010 से शुरू होता है, तो 2010 से आपको 5 साल यहाँ पे गुजारने पड़ेंगे जो कि 2015 में कंप्लीट होंगे। 2015 में जाके आप इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें बुनियादी कंडीशन यही है कि जो आपकी कंपनी है अभी उसी कंपनी के साथ काम करते रहें, और आपके पास 2015 में P60 5 होने चाहिए, साथ में आपकी पे स्लिप और बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़िम बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए।
हेलो जी। जी मलिक साहब, मैंने पूछा था कि ये बच्चों की जो 7 इयर्स की पॉलिसी है, ठीक, इसमें क्या कोई चेंजेस आए हैं? क्योंकि ये रिफ्यूज कर रहे हैं बड़ा धड़ाधड़, ठीक, और हमारा केस भी इन्होंने रिफ्यूज कर दिया है। तो मैंने ये पूछना है कि अब ये मेरा कोई केस हाई कोर्ट में है, ठीक, तो ये बार बार ट्रेजरी सोलिसिटर वाले 21 डेज मांगे जा रहे हैं, ठीक, इसका क्या मतलब है सर? थैंक यू। ठीक, ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, कानून तो आए दिन चेंज होता रहता है, पॉलिसी आए दिन चेंज हो जाती है, कोर्ट से आए दिन नया केस आ जाता है। तो बहरहाल वो डिपेंड करता है केस के ऊपर। अगर तो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गई थी और आपका मैटर हाई कोर्ट में है, मेरा ये मशवरा है कि आप पेशेंटली वेट करें। बाज़ का जो होम ऑफिस के सोलिसिटर्स होते हैं उनको होम ऑफिस से इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल पाती, तो वो इसलिए 21 डेज की एक्सटेंशन लेते रहते हैं। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कोई 3 से 4 ले सकते हैं। उसके बाद उनको या तो डिसाइड करके बताना पड़ेगा कि वो आपका केस आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट करना चाहते हैं, या फिर वो कोर्ट में डिफेंस फाइल करेंगे, जिसके बाद एक हाई कोर्ट का जज आपके केस के ऊपर डिसीजन करेगा। तो फिलहाल पेशेंटली वेट करते रहे, थोड़े अरसे में आपको फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस मिलेगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल साहब, एक्चुअल मैं 2008 के अंदर ILR के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। Tier 1 जनरल पे आया था 2008 के अंदर। ILR के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ दिसंबर के अंदर। ठीक। एक्चुअल मैं लाइफ इन UK और ईस्ट इंग्लिश का कोर्स क्लियर कर लिया है, लेकिन मेरी वाइफ को भी अप्लाई करना है मेरे साथ। ठीक। तो वाइफ के साथ प्रॉब्लम ये है, मेडिकल प्रॉब्लम है वाइफ का। तो पाकिस्तान में भी उनको डिसलेक्सिया का प्रॉब्लम था, वो एजुकेशन वो पूरी नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे मैं GP को दिखा रहा था कंटिन्यूस, तो GP ने भी उस पर लिख के दे दिया है कि, लेकिन वो लेटर बना के नहीं दे रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हिस्ट्री आप हमसे ले जाएं प्रिंट आउट करके और वो होम ऑफिस में सबमिट कर दीजिए। अच्छा। अब सबमिट करने के लिए क्या मैं वो अप्लाई कर सकता हूँ उस रिपोर्ट के ऊपर? और अगर मैं रिपोर्ट पे अप्लाई कर देता हूँ और अप्लाई करने के बाद मेरे को ILR के लिए अगर मेरी वाइफ से कोई इशू होता है, तो क्या मेरा ILR रोक देंगे या मुझे भेज देंगे और मेरी वाइफ का प्रोसेस करेंगे, उसको चेक करेंगे, क्या करेंगे? मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है क्योंकि GP लेटर नहीं दे रहा मुझे मेडिकल का। ठीक, ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जहाँ तक GP का ताल्लुक है, अगर GP आपको डायरेक्ट लेटर नहीं दे रहा तो उसका तरीका ये है कि आप किसी अच्छे से वकील के पास चले जाएं, वो आपकी GP से मेडिकल रिपोर्ट मंगवा के देंगे। तो फिर आप अपने इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करें, साथ में वाइफ के इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करें। वाइफ जो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है उनसे एग्जामिशन के लिए अप्लाई करेंगी, क्योंकि वो मेडिकली अनफिट है। होम ऑफिस वाले एप्लीकेशन कंसीडर करेंगे। आपके इंडेफिनेट के ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको इंडेफिनेट मिल जाएगा। वाइफ के लिए होम ऑफिस वालों की डिस्क्रिप्शन है, वो डिसाइड करेंगे। अगर तो वो डिसाइड करते हैं कि बिल्कुल हम डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वाइफ को इंडेफिनेट मिल सकता है। अगर तो बाज़ बात इमिग्रेशन ऑफिसर डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज नहीं करते, तो वो वाइफ की एप्लीकेशन रिफ्यूज कर देंगे, मगर अपील का राइट देंगे कि आप कोर्ट में जाएं और जज को सेटिस्फाई करें कि आपकी वाइफ इंग्लिश एग्जाम नहीं दे सकती। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो। जी फरमाए। हेलो। जी। हेलो। जी फरमाइए। हाँ जी, मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ और मेरे फादर ब्रिटिश है और मैंने मई 2013 में ILR के लिए अप्लाई किया था सेट F फॉर्म के अंदर। ठीक। और मेरा बायोमेट्रिक भी हो गया है। ठीक। अभी इस बात को 6 महीने हो गए, पर मुझे कुछ भी कुछ भी उसका रिजल्ट नहीं मिला है। तो मैं ये पूछना चाहती थी कि अगर मैं उनको रिमाइंडर भेजूं कि 6 महीने हो गए और फिर भी मुझे कुछ नहीं रिजल्ट आया, तो वो लोग कितने टाइम में प्रोसेस कर देते हैं? मुझे ये पूछना। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, नॉर्मल उमर्स वाले इस तरह के केस को जो 6 माह के अंदर अंदर डिसाइड कर लेते हैं। बेशुमार केसेस इस तरह के जो 6 माह के अंदर डिसाइड नहीं हो सकते, जिसमें थोड़ा और टाइम लग जाता है। तो अगर आप रिमाइंडर भेजना चाहती हैं तो बिल्कुल रिमाइंडर भेजें। होम ऑफिस वाले उसके रिप्लाई में माइट भी आपको चिट्ठी लिख के बता दें किस वजह से डिले है। मुझे लगता ये है कि आपका आइंदा कोई 3 से 4 माह के अंदर अंदर आपके केस के ऊपर डिसीजन हो जाना चाहिए। तो रिमाइंडर आप लिखना चाहती हैं तो बिल्कुल लिख लें। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो। जी फरमाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैंने तकरीबन 2010 में मैं यहाँ पे आया था। मैं जफर बोल रहा हूँ, मैनचेस्टर में। ठीक। तो मैंने अपना असाइलम किया था 2010 में। मेरे 2 बच्चे हैं, एक यहाँ पे पैदा हुआ था, एक पाकिस्तान से आया था। ठीक। तो
मैंने तकरीबन 2.5 साल हो गया, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो अभी मैं काम की इजाजत मांगना चाहता हूँ, तो आया इससे मेरे केस पे कोई फर्क पड़ सकता है या नहीं, सिर्फ ये पूछना था। और मुझे ये बताएं कि आप साइन करने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते? जी, मैं उधर इमिग्रेशन में साइन करने जाता हूँ एवरी 1 मंथ ना। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपके 2 बच्चे हैं, छोटे हैं, तो आपको काम करने की इजाजत मिल सकती है, आप अप्लाई करें। उन्होंने मुझे केस वर्कर का नंबर भी दिया था। मैंने अभी तक उनको फोन तो नहीं किया, लेकिन आया मैं ये जो जानना चाहता हूँ कि मैं केस अगर मैं इजाजत मांगता हूँ काम की तो वो मिल जाएगी या नहीं, या उसका मेरे केस पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं। अभी तक कोई आंसर नहीं आया जब तक सालम डाला हुआ, तकरीबन 2.5 साल हो गए। ठीक, बिल्कुल। अगर आप काम की परमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, इसका आपके केस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। होम ऑफिस वाले फिर डिसाइड करके आपको बताएंगे कि आपकी को काम की परमिशन दे रहे या नहीं दे रहे। बाज़ बात ये भी होता है कि जब उनको काम की परमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो फाइल खोल के आपके केस के ऊपर डिसीजन करके ही भेज देते हैं। तो माइट भी बाज़ बात अगर आपके केस में कोई जान नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग चांसेस नहीं है, वो एप्लीकेशन ही रिफ्यूज़ करके भेज देते हैं कि आपकी एप्लीकेशन 2-2.5 साल से पेंडिंग थी, अभी हम इसके ऊपर डिसीजन ले रहे हैं, इसलिए आपके पास कोई बेसिस नहीं है कि आप काम की परमिशन के लिए अप्लाई करें। तो बेहतर है अगर आपका कोई वकील है उससे ओपिनियन लें, देखिए आपके कितने % चांसेस हैं। अगर तो वो कहते हैं कि आपके 70% चांसेस हैं कि आपको असाइलम मिल जाना चाहिए, तो फिर आप फौरी तौर पे काम के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ चलता है एक छोटी सी ब्रेक का। आप टीवी देखते रहिएगा, चंद ही लम्हों में फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन, बेशुमार कॉलर्स हमारे लाइन पर इंतजार करें, बिना वक्त जाए कि वे कॉल्स का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पर ब्रेक से पहले रोका था। देखते हैं लाइन पर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैंने आपसे ये पूछना था कि मैं यहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट हूँ तकरीबन 8 साल से, और मेरा बच्चा जो 7 साल का हो रहा है, पर मेरा वीजा उससे 1 दिन पहले एक्सपायर हो रहा है। ठीक, तो ये 1 दिन का गैप का थोड़ा सा बताएं। और बच्चे की एक तो मेडिकल थोड़ा सा इश्यू है, तो वो होगा। और अच्छा। क्या आप समझते हैं कि बच्चे के कौन से एविडेंस लगाने चाहिए? अच्छा, इस बारे में थोड़ा सा बता दें प्लीज। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अगर तो आपका वीज़ा है बच्चे के 7 साल कंप्लीट होने से 1 दिन पहले ख़त्म हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको वीज़ा ख़त्म होने से पहले एप्लीकेशन कर देनी चाहिए, और मुझे यकीन है आप कर भी देंगे। तो उसमें ये होता है कि फिर होम ऑफिस वाले केस को कंसीडर करते हैं, तो कंसीडर करते करते कोई 3 से 4 माह लग जाते हैं। 3 से 4 माह के बाद डिसीजन करते हैं, तब तक आपके बच्चे के 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे। जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स का ताल्लुक है, तो जितने बच्चे के डॉक्यूमेंट्स हैं फ्रॉम द डे 1 वो सारे के सारे आपको जमा कराने पड़ेंगे। जितने स्कूल्स की रिपोर्ट्स हैं, जितनी प्रोग्रेस रिपोर्ट है, स्कूल के सर्टिफिकेट्स वगैरह होंगे, डॉक्टर के करस्पॉन्डेंस वगैरह, मेडिकल अपॉइंटमेंट्स वगैरह, वो सारा का सारा आप पेपर भेजें, जिससे होम ऑफिस सेटिस्फाई हो जाए कि आपने अभी यहाँ पे अपनी प्राइवेट और फैमिली लाइफ इस्टेब्लिश कर दी है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन है, मेरी वाइफ इंडिया से आई थी। ठीक, तो तब उसने ईसोल टेस्ट पास करके आई थी वहाँ से। ठीक, तो अभी इसकी जब ILR हमने अप्लाई करना, तो उसके यूके लाइफ टेस्ट और ईसोल दोनों करने पड़ेंगे दोबारा से, या क्या करना पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल। जब वाइफ इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करेंगे उनको लाइफ इन द यूके टेस्ट तो करना पड़ेगा। इसके अलावा उनको एक इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम देना पड़ेगा, और उसमें उनका जो स्कोर हो वो B1 लेवल की इक्वल होना चाहिए। तो इंग्लिश जो एग्जाम करते हैं उसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस होती हैं। वो आइलेट्स कर सकती हैं, टॉइक कर सकती हैं, पर्सन कर सकती हैं, ESOL करना चाहें वो भी कर सकती हैं। तो देखें, अगर आपके लोकल कोई उधर कॉलेज है, उधर जाए उनको बताएं कि एक तो वाइफ को लाइफ इन द यूके टेस्ट करना है, साथ में उनको बताएं उनको B1 लेवल का एग्जाम करना है, तो वो आपको असिस्ट करेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, क्या हाल है? ठीक है? बिल्कुल जी, ठीक ठाक। अच्छा मलिक साहब, मैंने महीना 1.5 पहले भी आपको कॉल की थी और आपको अपने केस के बारे में डिटेल से बताया था। प्लीज जरा तवज्जो से सुनिएगा। तो वो मैं स्टूडेंट था और मैंने मैरिज की थी, 3-4 वीक मेरे ओवरस्टेयर थे। तो उन्होंने मैंने पहले जब वो स्पाउस के लिए अप्लाई किया तो वो रिफ्यूज हो गया। तो आपने कहा था कि वो जुडिशल के लिए भेजना था, लेकिन मैंने FLROS की जगह भेज दी थी। अच्छा। वो आपके ख्याल के मुताबिक जो आनी थी 2 महीने बाद रिफ्यूज होके आ गई। तो अभी जो मेरे सामने एक मरहला है, आप मुझे बताएं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। वकील को तो मैंने पूछा है, तो वो कहता है अभी जुडिशल के लिए भी कोई चारा नहीं है, क्योंकि और दूसरी मेरे पास एक पॉइंट ये है कि 3 महीने की जो मेरी वाइफ है वो प्रेग्नेंट भी है अभी। ठीक। और हमारी यूके मैरिज
जनवरी 2012 में जो है ना रजिस्टर हुई थी और हम स्टिल साथ रह रहे हैं एक एड्रेस पे। अच्छा। तो ये भी सब कुछ है और 3 महीने की प्रेगनेंसी भी है और अभी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है। तो अभी मुझे प्लीज जरा वो बता दीजिए कि मैं क्या करूं अभी, क्योंकि आपको पता है कि अभी मेरे पास कोई चारा नहीं है। तो क्या करना चाहिए मुझे, प्लीज बता दीजिएगा। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल वही जैसा मैंने पहले आपको बताया था ना कि आपने गलती की, ओवर से होना नहीं चाहिए था, क्योंकि वहां से आप टोटल रॉन्ग ट्रैक पे चले गए। तो बहरहाल अभी आपके पास यही ऑप्शन है कि फौरी तौर पे हम ऑफिस को प्री एक्शन प्रोटोकॉल लिखें। प्री एक्शन प्रोटोकॉल में बताएंगे वाइफ प्रेग्नेंट है, साथ में बताएंगे 2012 से आप दोनों साथ रह रहे हैं। प्री एक्शन प्रोटोकॉल का नॉर्मल मौसले रिस्पॉन्स नहीं देते, मगर आप उनको कोई 3 से 4 वीक का टाइम दें। 3 से 4 वीक में माइट भी मौसले कहें कि हम आपका केस दोबारा रिकंसिडर करें, मगर ज्यादा अच्छे चांसेस है उनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। उसके बाद आप इसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर दें। आप हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो वहां पे मैटर चलता है हाई कोर्ट में, साथ में जो होम ऑफिस का सोलिसिटर्स होते हैं वो आपका केस रिव्यू करते हैं। वहां से चांसेस ये हैं कि आपको अपील का राइट मिल जाएगा। जब अपील का राइट मिलेगा फिर आप इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में जाके जज को सारी चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं। वहां पे ह्यूमन राइट्स के ऊपर आपकी अपील अलाउ हो सकती है। तो बेहतर है किसी अच्छे से वकील के पास जाएं, सारा पेपर वर्क ले जाके, तो वो आपको फिर प्रोसेस आपका शुरू कर देंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाए। हेलो जी। हेलो मलिक जी। जी मलिक जी, मैंने पूछना था आपसे कि मैंने ILR के लिए अप्लाई करना है 1 साल बाद। अच्छा। तो मैंने जो पैटर्निटी लीव होती है 2 वीक की, एक और होती है एडिशनल पैटर्निटी लीव, ठीक, मैं वो लेना चाहता हूँ 2 महीने के लिए। ठीक। तो उसका जो जितना भी कंपनी पे करती है, मान लो जो स्टैट्यूटरी पेमेंट होती है जितनी भी, ठीक, तो वो मैं अपनी 1 साल की इनकम में ऐड कर सकता हूँ ना? जैसे मतलब 1 साल की इनकम शो करता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो होम ऑफिस वाले बोलेंगे कि नहीं ये आप नहीं ऐड कर सकते? मेरे को ये कंफर्म करना। ठीक, बिल्कुल आपका वो राइट बनता है, आप ले भी सकते हैं। प्लस जब आप 1 साल बाद इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करेंगे तो वो आप अपनी इनकम में ऐड कर सकते हो, मसले उसको वैलिड इनकम कंसीडर करेंगे। तो उसके लिए बुनियादी तौर पे जो आपको मिलता है पे स्लिप्स या आपके बैंक में आता है, तो वो आपको एविडेंस होम ऑफिस को जमा कराना पड़ेगा। वो एविडेंस देखने के बाद आपकी एप्लीकेशन के ऊपर होम ऑफिस वाले डिसीजन करेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो मिस्टर मलिक। जी। How are you, Mr. Malik? I'm fine, thank you. Okay, Mr. Malik, I have a query right now. Actually, मुझे 2008 में HSMP वीजा मिला था, और अभी मैंने फरवरी 2013 में अपने इंडेफिनेट के लिए अप्लाई किया है। ठीक। और मेरे हस्बैंड यहाँ पे लास्ट 15 ईयर्स से हैं एंड ही वाज ऑन लेगेसी लाइक दिस। अच्छा। एंड उनकी और मेरी शादी जुलाई में हो गई थी, जुलाई 2011 में। अच्छा। हमारी शादी को जुलाई 2013 में 3 साल हो जाएंगे। ठीक। मेरे केस का भी कोई डिसीजन नहीं अभी दिया, लेकिन मेरे हस्बैंड की जो सेपरेट एप्लीकेशन लगवाई थी FLRO, उसका उन्होंने डिसीजन रिफ्यूज करके दे दिया और उनको अपील दी है। उनकी अपील अभी ड्यू है मई 2014 में। तो अभी तक मेरा कोई रिजल्ट नहीं आया, तो इसका मेरे हस्बैंड के केस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या मेरे हस्बैंड को जुलाई 2014 में ही विल बी एलिजिबल फॉर टू गेट द इंडेफिनेट और ही विल बी गेट अनदर डिस्क्रिप्शन लीव? और उनके पास अभी हस्बैंड, मुझे ये बताया आपके कोई बच्चे भी हैं कि नहीं है? हेलो। जी नहीं, मेरा भी कोई बच्चा नहीं है। ठीक। और आपकी शादी यहाँ पे रजिस्टर हो गई थी? अभी मेरा कोई बेबी नहीं है सर। ठीक। और शादी आपकी रजिस्टर हो गई थी? हाँ जी, जुलाई 2011 में हमारी रजिस्टर मैरिज हुई थी प्रॉपर। अच्छा, और मेरे हस्बैंड यहाँ पे लास्ट 15 ईयर से उन्होंने कोई क्राइम भी नहीं किया, ही इज इन ए गुड कैरेक्टर। ठीक। उनके पास कोई वीजा नहीं था, ओवरस्टे हो गए थे, तो वी गॉट मैरिड एंड बिल्कुल मैं समझ गया। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल अभी आपकी जो एप्लीकेशन अपनी इंडेफिनेट की है ना, उसके ऊपर मई 2014 से पहले डिसीजन हो जाना चाहिए फॉर श्योर। तो अगर तो आपको इंडेफिनेट मिल जाता है देन ऑफ कोर्स जब कोर्ट में जाएंगे आप भी कोर्ट में जा सकती हैं। वहां पे जज इनका केस कंसीडर करेगा, देखेगा कि 15 साल पहले ये किस तरह आए हैं, आइदर 15 ईयर से यहाँ पे रह रहे हैं, इन्होंने अपनी प्राइवेट फैमिली लाइफ इस्टेब्लिश की नहीं की। वहां पे फिर चांसेस ज्यादा अच्छे हैं कि आर्टिकुलेट के ग्राउंड के ऊपर ह्यूमन राइट्स के ऊपर जज इनकी अपील अलाउ करे और उसके बाद फिर होम ऑफिस इनको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लीव दें। तो 2014 में जब शादी को 2 साल हो जाते हैं, ये इंडेफिनेट के लिए तो किसी सूरत में नहीं अप्लाई करेंगे, मगर अगर इनकी अपील अलाउ हो जाती है तो होम ऑफिस वाले इनको 2.5 ईयर्स की डिस्क्रिप्शन लीव ग्रांट करेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
सर मैंने आपसे 2-3 क्वेश्चंस पूछने हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि मेरे हस्बैंड को यहाँ पे 10 साल कंप्लीट हो गए हैं, उन्होंने अपना इंडेफिनेट अप्लाई कर दिया है और मुझे यहाँ पे आए हुए अभी 2 साल हुए हैं। तो मुझे ये पूछना है कि अब जब उनका इंडेफिनेट लग के आएगा तो मेरा क्या स्टेटस होगा, और अभी जब उनकी लास्ट एक्सटेंशन हुई थी तो मेरे पास भी वो एक्सटेंशन कार्ड है, तो क्या मैं उस एक्सटेंशन कार्ड पे पाकिस्तान जा सकती हूँ या मेरा क्या स्टेटस होगा, इसके बारे में प्लीज हेल्प कर दीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन सर ये है कि मेरी एक बेटी है छोटी 1 साल की, तो उसको अभी हमने कुछ भी यहाँ पे रजिस्टर नहीं करवाया क्योंकि सारे मेरे हस्बैंड की इंडेफिनेट लगनी थी। तो जब उनका इंडेफिनेट होके आ जाएगा तो हमें उसका ब्रिटिश पासपोर्ट चाहिए होगा सर, तो उसकी प्लीज तो उसे डिटेल में बता दीजिए कि उसके लिए हमें क्या क्या प्रोसेस करना होगा, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, प्लीज हेल्प कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जहाँ तक आपकी बेटी का ताल्लुक है तो आप चुप करके वेट करें। जिस दिन आपके हस्बैंड को इंडेफिनेट मिल जाता है तो आप बेटी के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं ब्रिटिश रजिस्ट्रेशन के लिए। पहली स्टेज में बच्ची को ब्रिटिश एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसके ऊपर कंफर्म होगा कि वो अभी यहाँ पे रजिस्टर हो गई हैं एज अ ब्रिटिश नेशनल, और उसके बाद वो ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। जहाँ तक आपका ताल्लुक है तो जब आपके हस्बैंड को इंडेफिनेट मिल जाता है फिर आप स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकती हैं। उसकी बुनियादी रिक्वायरमेंट यही है कि आपके हस्बैंड की या आप दोनों की जॉइंट मिला के इनकम 18,600 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो फिर मोजले 2.5 ईयर का आपको स्पाउस वीज़ा देंगे, उसके ऊपर आप फिर ट्रैवल कर सकती हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़िम बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो सर। जी सर मुझे 2 सवाल पूछने थे सर। जी सर 2007 में मेरी वाइफ यहाँ पर वर्क परमिट में आई हुई थी। ठीक। और सर 2011 दिसंबर हम लोगों ने पीआर के लिए हम लोग एलिजिबल थे। ठीक। लेकिन सर इन बिटवीन 2008 में जो है जो जिस कंपनी में वो काम करती थी उस कंपनी का टेक ओवर हो गया सर। अच्छा। और सर हमने फिर उनसे हमने जो नए जो एम्प्लॉयर थे उनसे हमने गुहार की कि भाई आप हमें पीआर के लिए हेल्प करिए। अच्छा। पर उन्होंने हेल्प नहीं किया। हमें कहा कि हम आपको कोई हेल्प नहीं करेंगे। ठीक। आप यहाँ से जा सकते हैं। अच्छा। फिर हमने उसको जो वर्क परमिट को जो है सर टायर 2 में स्विच किया दूसरे एम्प्लॉयर पे। ठीक। और फिर हमने वहाँ ज्वाइन कर लिया सर। अच्छा। उसके बाद हमने जो है सर जुलाई 2012 में हमने पीआर के लिए अप्लाई किया। ठीक। पर सर वो रिजेक्ट हो गया सर। ठीक। तो सर उसके बाद जो फिलहाल जो इस एम्प्लॉयर में हम लोग चल रहे हैं वहीं पर हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक। लेकिन सर अभी 1 हफ्ता पहले जो है उनका जो स्पॉन्सर लाइसेंस जो था सर। ठीक। वो सर रिवोक हो गया। ठीक। और उन लोगों ने फिर हमको होम ऑफिस से लेटर आया कि सर कि आप लोग एक तो यहाँ से जाइए या फिर फ्रेश अप्लाई करें। ठीक है। लेकिन अभी इनके जो वकील हैं वो बोल रहे हैं जो एम्प्लॉयर के कि हम लोग वापस फ्रेश लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक। तो शायद बी रेटिंग वाला लाइसेंस मिलेगा। ठीक। तो सर हमको सर फ्यूचर में पीआर में प्रॉब्लम होगा सर ये बी रेटिंग की वजह से, या फिर हमारा पीआर कभी होगा सर क्योंकि अभी जो रिजेक्शन हो गया है उसकी वजह से। ठीक। और आपका ये जो टायर 2 जनरल वीजा था ये कब तक वैलिड था? सर ये जो नया जो अभी जो फिलहाल में जो है सर वो है फरवरी 2015 तक। ठीक है। ठीक है, आपके कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अभी आपका जो एम्प्लॉयर है उनके पास 2 ही ऑप्शन है ना। एक तो ये ऑप्शन है कि वो फ्रेश लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, या फिर दूसरी ऑप्शन है कि हाई कोर्ट में अपील करें, जुडिशियल रिव्यू के लिए अप्लाई करें कि होम ऑफिस ने जो उनका लाइसेंस सस्पेंड किया या रिवोक किया है वो गलत रिवोकेशन है। तो उसके मामले में तो उनको चाहिए कि इससे अच्छे से वकील से ओपिनियन लें, एडवाइस लें। जहाँ तक आपका ताल्लुक है, क्योंकि होम ऑफिस से आपको लेटर मिल गई है कि आप इस तारीख से पहले या तो कंट्री छोड़ के चले जाएं या फिर आप फ्रेश एप्लीकेशन लगाएं, तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई एप्लीकेशन होम ऑफिस में भेजनी पड़ेगी। अगर तो आपका एम्प्लॉयर अपील कर रहे हैं डिसीजन के खिलाफ या जुडिशियल रिव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिर आप एप्लीकेशन होम ऑफिस में लगा सकते हैं कि क्योंकि आपके एम्प्लॉयर ऑलरेडी अपील कर रहे हैं डिसीजन के लिए, तो जब तक उस केस में फाइनल डिसीजन नहीं आता आपको यहाँ पे रहने की परमिशन मिलनी चाहिए। तो फिर कल को अगर उनको लाइसेंस मिल जाता है तो होम ऑफिस दोबारा जो आपका टायर 2 जनरल 2015 तक वैलिड है उसको अगेन कंटिन्यू कर देंगे और फिर आप 2015 में जाके इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़िम बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है। बिल्कुल जी, ठीक ठाक। सर मुझे 2 क्वेश्चन आपसे पूछने हैं, एक तो मेरे लिए अपने लिए और एक मेरे दोस्त के लिए है। जी। हम दोनों ने एक्चुअली यूरोपियन के साथ शादी किया हुआ है। ठीक। और मेरे 5 साल पूरे हो गए हैं, दूसरे के अभी 6 महीने बाद पूरे होंगे। ठीक। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर हम 6 साल बाद 6 साल के बाद परमानेंट मतलब डायरेक्ट नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? ठीक। और अगर नहीं कर सकते जी, तो क्या मैं अगर अभी 5.5 साल के बाद
मतलब परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई करता हूँ, तो परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई करने के बाद मुझे 12 महीने इंतजार करना पड़ेगा या मैं परमानेंट रेजिडेंस लेने के फौरन बाद मैं नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आपको परमानेंट रेजिडेंसी लेनी पड़ेगी पहले। तो जब आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है तो उस टाइम अगर आपके 6 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो आप फौरी तौर पे नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको 12 मंथ्स वेट करने की नहीं ज़रूरत। तो अभी अगर आप अप्लाई करते हैं परमानेंट रेजिडेंसी के लिए कुछ 6-8 माह में आपको मिल जाती है, तब तक आपके 6 साल भी कम्प्लीट हो जाएंगे। तो आप फौरी तौर पर नेशनलिटी के लिए भी अप्लाई कर दीजिएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी वालेकुम सलाम। सर जी, मैं आया था जर्मनी 2007 में स्टूडेंट वीजे के ऊपर, और मैंने इंटरव्यू वीजा अप्लाई किया पिछले साल अगस्त 2012 में। ठीक। और उसके बाद वो मैं रिफ्यूज हुआ मार्च में। फिर मैं अपील में चला गया। अभी मेरी अपील से भी अपील जो है वो रिफ्यूज हो गई। अभी मैं नई फ्रेश एप्लीकेशन डाल रहा हूँ मेरे 28 डेज आफ्टर रिफ्यूजल फ्रॉम पर्टिकुलर। अच्छा। और मेरा सवाल ये था कि मुझे 7 साल हो गए अब ऑलमोस्ट यहाँ पे आए हुए, और मेरी फैमिली भी साथ है, मेरे 2 बच्चे हैं। तो मैं क्या ह्यूमन राइट्स पे केस डाल सकता हूँ? ठीक, बिल्कुल। अगर ह्यूमन राइट्स के ऊपर एप्लीकेशन आप जमा कराना चाहते हैं तो बिल्कुल करा सकते हैं, मगर बेहतर ऑप्शन है कि आप फौरी तौर पे किसी अच्छे से वकील से जाकर मिले, उनको सारा पेपर वर्क दिखाएं, तो देखें कि जो अपर ट्रिब्यूनल ने आपकी परमिशन रिफ्यूज़ किया उसको आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। नहीं कर सकते, आपके पास ऑप्शन मौजूद रहती है। तो अगर आप उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। उससे ये होता है कि हाई कोर्ट में थोड़ा अर्सा आपका केस चलता है, साथ में बच्चों को जितना ज़्यादा अरसा हो, आपको जितना ज़्यादा अरसा हो यहाँ पे रहते तो उतना ज़्यादा आपका ह्यूमन राइट्स के ऊपर केस स्ट्रांग बनता है। तो बेहतर है किसी अच्छे से वकील से जाके मिले। मेरी ओपिनियन यही है कि जो अपर ट्रिब्यूनल ने आपका केस रिफ्यूज़ किया उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर दें, जुडिशियल रिव्यू के लिए अप्लाई करें। अगर जुडिशियल रिव्यू भी रिफ्यूज़ हो जाता है उसके बाद आप ह्यूमन राइट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाए। हेलो जी। हाँ जी, मैं मेरे पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं, उनकी एज 70 इयर्स के ऊपर है। ठीक। हम लोग 3 ब्रदर्स हैं, हम तीनों अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं। अच्छा। तो अब मैं चाहता था कि मेरे पेरेंट्स इधर आ जाएं, उनको किसी तरह से वीजा वगैरह यहाँ का परमानेंट मिल जाए। विजिटर तो आते रहते हैं। अच्छा। हम लोगों के पास अब ब्रिटिश पासपोर्ट है। अच्छा। तो मेरे को ये पूछना था कि कितना इजी है, कितना रिजेक्शन रेट है एप्लीकेशंस का, ठीक, और क्या क्या चीज करना पड़ेगा? ठीक है, आपके कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, इसमें ज्यादा जो चेंजेस हुई थी वो जुलाई 2012 के बाद काफी ज्यादा चेंजेस कर दी थी। तो जुलाई 2012 से पहले चांसेस होते थे वीजा मिलने के, अभी मुश्किल है, क्योंकि अभी एक तो आपको ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि जो दोनों पेरेंट्स है आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, साथ में आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि वो आपके ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट है। उसके साथ साथ जो मेन रिक्वायरमेंट आयद हुई है वो ये कि आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि वो फिजिकली आपके ऊपर डिपेंडेंट्स हैं। तो बेहतर ये किसी अच्छे से वकील से जाकर मिले, उनको सारा पेपर दिखाएं, वो देखते साथ ही बता देंगे कि पेरेंट्स के केस के कितने % चांसेस हैं। तो या दूसरी ऑप्शन उनके लिए यही है कि वो विजिट पे आके यहाँ पे आपको विजिट करते रहें। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी। हाँ जी मलिक साहब नमस्कार, मेरा नाम जसविंदर है। जी फरमाए। हेलो जी। गुड इवनिंग मलिक साहब, मैं जसविंदर सिंह बोल रहा हूँ। मैं स्टूडेंट डिपेंडेंट वीजे पे हूँ, मेरी वाइफ स्टूडेंट है। ठीक। और मेरे पास 2 क्वेश्चन है। एक तो ये कि पहले इसके पास वर्क राइट था। अच्छा। और ये 20 आवर वर्क करती थी। ठीक। हेलो जी। तो उसके बाद अभी जो दोबारा वीजा लगा तो वो क्या कहते हैं उसको नो वर्क आ गया, लेकिन ये मैटरनिटी लीव पर है। तो अभी जो पेमेंट इसको आ रही है नो वर्क पे वो जायज है कि लीगल है कि नहीं लीगल? पहले 1 नंबर क्वेश्चन ये है। हेलो। और दूसरा सवाल क्या है आपका? दूसरा सवाल ये है कि अभी 4 साल मेरे बेटे के हो गए, 4.5 साल का हो गया, यहीं पैदा हुआ था। 4.5 साल से हम यहाँ पर हैं। तो पूरे 7 साल पूरे होने के बाद ही हम वो कर सकते हैं, या हमें उसके बारे में थोड़ा बताइए? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जहाँ तक वाइफ की पेमेंट का ताल्लुक है तो बिल्कुल नहीं जी, वो अभी काम नहीं कर सकती। जो उनको मैटरनिटी लीव आ रही है वो नहीं आनी चाहिए। एम्प्लॉयर को फौरी तौर पे उनको नोटिफिकेशन दे देना चाहिए कि उनके पास काम करने की लीगल परमिशन नहीं है।
तो जहां तक आपके बच्चे का ताल्लुक है तो कोशिश करें जितना ज़रदार साहब का यहाँ पे लीगल गुजरे उतना बेहतर है। अगर तो 7 साल से कोई 1 आध साल पहले आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है और आप एक्सटेंड उसको स्टूडेंट पे नहीं करा सकते तो बिल्कुल फिर ह्यूमन राइट्स के ऊपर आर्टिकल 8 के ऊपर आप पहले एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी। मैंने पूछना था, मेरी लड़की इंडिया में है तो मैं उसको स्पॉन्सर किया था। अच्छा। मैं ब्रिटिश हूँ तो उसको 2.5 महीने हो गया, उसका कोई पता नहीं चला अभी। और आपके हस्बैंड किधर है? वो इंडिया में ही है। और उनका नहीं अप्लाई किया? नहीं, वो मेरे साथ डिवोर्स है। और बच्ची की एज कितनी है? 16। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल अभी नॉर्मल जो एप्लीकेशन भेजे ना तो उसमें कोई 3 से 4 माह के अंदर अंदर डिसीजन हो जाता है, मगर मुझे लगता है यही है कि आपकी बेटी की एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाएगी सो रिस्पॉन्सिबिलिटी के ग्राउंड के ऊपर। तो बहरहाल फिलहाल पेशेंटली वेट करें। अगर तो होम ऑफिस से कोई डिसीजन आता है और वो एप्लीकेशन रिफ्यूज करते हैं तो वहाँ पे अपील का राइट होगा, तो आप अपील कर दीजिएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरी वाइफ की नेशनलिटी 29 अक्टूबर को हुई है। ठीक। और मुझे इस कंट्री में आए हुए 4 साल हो गए हैं और मेरी इंडेफिनिट हो चुकी है। ठीक। और क्या मुझे B1 अभी पास करना पड़ेगा? और आपको जो इंडेफिनिट मिला है वो किस ग्राउंड्स के ऊपर मिला है? मुझे स्पाउस वीजे पे ना, मैं स्पाउस वीजे पे आया था। ठीक। बिल्कुल जी, अगर आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको B1 लाजमी करना पड़ेगा, उसके बाद अभी गुजारा नहीं चलेगा। तो क्योंकि लाइफ इन द यूके टेस्ट आपने ऑलरेडी कर दिया है तो मेरा ये मशवरा है कि फौरी तौर पे B1 एग्जाम दें, फिर नेशनलिटी के लिए आप अप्लाई कर दीजिएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी। हेलो। जी फरमाए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। मेरा आपसे 2 सवाल थे डॉक्टर साहब। एक तो मैंने ये आपसे पूछना था कि मैंने 2011 में ह्यूमन राइट की बेस पर एप्लीकेशन की थी। ठीक। फैमिली लाइफ के ऊपर, तो वो उसका बहुत ज्यादा टाइम लग गया था, उसका कोई रिप्लाई होम ऑफिस से कोई भी नहीं आया था। तो मैंने फिर 2012 जुलाई 9 से पहले एप्लीकेशन दोबारा फ्रेश की ह्यूमन राइट्स की। अच्छा। उसका भी अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने MP से भी कांटेक्ट किया, MP को भी इन कांटेक्ट किया, उसके साथ साथ मेरे सोलिसिटर फर्दर उनको रिमाइंडर्स भी भेजती रही, लेकिन कुछ भी रिप्लाई नहीं आया अभी तक। मुझे ये लोग साइन पे भी इन्होंने बुलाया हुआ है। ठीक। मैं साइन पे भी जा रहा हूँ, तो मैंने पता करना था इसमें मजीद कितना टाइम लग सकता है और मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। और मुझे आप ये बताएं कि 2011 में जो 2012 में आपने एप्लीकेशन की थी उस टाइम होम ऑफिस की फी आपने भरी थी? उसका क्या, मुझे आपकी सवाल की नहीं समझ आई, जरा दोबारा पूछना प्लीज। होम ऑफिस की आपने फी पे की थी? होम ऑफिस की? जी मैंने एप्लीकेशन उन्होंने सिर्फ इतना मुझे रिप्लाई भेजा था कि आपके डॉक्यूमेंट्स हमें पहुंच गए। आप फी पे की थी कि नहीं पे की थी? आपकी आवाज डॉक्टर साहब बहुत स्लो आ रही है। आपने अपना फी पे किया था? होम ऑफिस का एप्लीकेशन फॉर्म कोई फिल करके भेजा था या लेटर भेजा था उनको? जी अपना मैंने फॉर्म फिल करके, मेरे सोलिसिटर ने फिल करके, फर्दर रिप्रेजेंटेशन उसने की थी। और फी होम ऑफिस की पे की थी कि नहीं की थी? नहीं मैंने फी नहीं पे की। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल कानूनी तौर पे आपकी कोई एप्लीकेशन इस टाइम उसमें पेंडिंग नहीं है, तो वो जो फर्दर सबमिशन की चिट्ठी लिख लेते हैं उसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है। अगर 2011 में आप फी पे करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके भेजते अभी तक आपका डिसीजन हो जाता। तो या 2012 में जुलाई से पहले अगर आप फी पे करते, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते, एप्लीकेशन ऑफिस को भेजते तो वो आपकी एप्लीकेशन वैलिड काउंट होती, फिर अभी तक डिसीजन हो जाना था। क्योंकि जो दोनों आपने एप्लीकेशन की हैं वो वैलिड एप्लीकेशन ही नहीं है, उनको मौसम एप्लीकेशन नहीं मानते, तो इस वजह से आपको डिसीजन कोई नहीं मिला। तो माइट भी आगे आने वाले को 5 साल में भी डिसीजन आपको कोई ना मिले, तो बेहतर है किसी अच्छे से वकील से जाके मिले, उनको सारा पेपर बताएं कि आप कब आए थे, कितना अरसे से साइन पे जा रहे हैं, कितनी फैमिली है, यहाँ पे बच्चे हैं नहीं है, वो फिर बताएंगे कि आपको वैलिड एप्लीकेशन किस तरह करनी चाहिए। अगर आप वैलिड एप्लीकेशन करते हैं तो 10 दिन के अंदर अंदर आपको होम ऑफिस से चिट्ठी आ जाती है और कोई 3 से 6 माह के अंदर अंदर आपको डिसीजन मिल जाता है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए।
आदिल भाई सॉरी, मैंने अपनी जनरल स्टूडेंट वीजा एक्सटेंशन के लिए भेजा था जो कि फंड्स की वजह से रिफ्यूज हो गया था। ठीक। अब उन्होंने मुझे हेयरिंग की डेट दी है 8 जुलाई 2014 की। तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं हेयरिंग पे कुछ भी उसको जज को प्रूफ दे सकूंगा कि क्यों मेरे पास फंड नहीं थे, क्योंकि फंड्स तो मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। अच्छा। तो उसके अलावा मैं कोई प्रोसीड कर सकूंगा कि मुझे किसी और बेस पे स्टे मिल जाए, लाइक स्टूडेंट बेस पर ही, और अगर इस अरसे में मैं शादी का एलिजिबल हूँ या नहीं? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि अब क्योंकि जुलाई 2014 में आपकी हियरिंग होगी, तो उससे पहले आप किसी अच्छे से वकील से मिलें, कोई बेहतरीन बैरिस्टर एंगेज करें, देखें कोई माइट भी पॉइंट ऑफ लॉ बनता हो। क्योंकि मुझे लगता ही है कि जब उन्होंने आपकी स्टूडेंट एप्लीकेशन रिफ्यूज की थी, उन्होंने अंडर सेक्शन 47 आपको रिमूवल डायरेक्शन दी है, जो कि कानूनी तौर पर गलत है, मौसूले दे नहीं सकते। इसके अलावा उन्होंने ह्यूमन राइट्स आपका कंसिडर नहीं किया, आर्टिकुलेट कंसिडर करना चाहिए था। तो इसी दौरान आप शादी कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर शादी होती है तो हेयरिंग वाले दिन होम ऑफिस का जो वकील होगा वो अपना पुराना डिसीजन विड्रा कर देंगे और माइट भी आपके केस के ऊपर नया डिसीजन करें, आपकी शादी के सर्कमस्टेंसेस कंसीडर करें। तो बेहतर है किसी अच्छे से वकील से जाके जुलाई से पहले मिल लीजिएगा, उनको अपना सारा केस का बताएं, वो बताएंगे कि आप किस तरह अपील के साथ प्रोसीड करें। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, यहीं तक था आज का शो। 1 घंटे का वक्त था, बड़ी तेजी के साथ गुजर गया। आपके सामने जितनी ज्यादा कॉल ले सकता था ली, फिर भी अगर किसी की कॉल ना मिल पाई हो तो अगले हफ्ते अगले सैटरडे फिर यहीं पर हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। रब रखा।